नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। कानपुर हिंसा के बाद सरकार पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है कि जो कसूरवार हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कानपुर हिंसा के बाद जो स्थितियां वहां पर दिखी, जो हालात वहां पर दिखे, ऐसा लग रहा था कि अचानक ये घटना नहीं घटी, बल्कि सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि कई सारे सवाल यहाँ पर उठकर खड़े हुए कि इतने पत्थर सारे कहाँ से आ गए, ठेले पर पत्थर को कौन ला रहा था, कौन इसका मास्टरमाइंड था, इसके पीछे की साजिश क्या थी, क्या कानपुर को जलाने की फिराक में थे ये उपद्रवी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकार की कार्रवाई चल रही है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार के पास तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर उपद्रवियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, कंट्रोल किया भी गया है। लेकिन ये नया और ताज़ा घटना उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर एक धब्बे की तरह है और इसीलिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है। तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं, 40 तक के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1000 से ज़्यादा लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल है कि कौन करवा रहा है ये सब? क्या हिंदू मुसलमान की खाई को दूर करने की साजिश हो रही है? तो कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड और क्या है उसका मकसद? क्या इसे आतंकी साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले प्रतिक्रिया देखते हैं। उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड। तो देखिए किस तरह से कार्रवाई सरकार की तरफ से चल रही है। इस कार्रवाई के हिसाब से अगर देखें तो अभी भी कई ऐसी चीज़ें सामने अभी आएंगी जिसके आधार पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो एक बात तय है कि कानपुर हिंसा को बहुत छोटे लेवल पर देखने की ज़रूरत नहीं है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे इस बहस के लिए चलेंगे अपने मेहमानों के पास, जो इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं या जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा दें। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों पर अज्ञात मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। आर.के. मिश्रा जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आर.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ कीर्तिनंदन पांडे जी इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ मंजू जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। मंजू जी आपका स्वागत है। सबसे पहले इस पूरे मामले में मैं आर.के. मिश्रा जी के पास चल रहा हूं। आर.के. मिश्रा जी, कानपुर हिंसा देखने के बाद जो हालात वहां पर दिखे, पत्थर है ना, हजारों की संख्या में पत्थर सड़कों पर पड़े हुए, ठेले से पत्थर लाए जा रहे थे, बड़ा मास्टरमाइंड इसमें दिख रहा है। किसी का कोई है इसका मास्टरमाइंड जो इस तरह की घटना को सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं, अचानक इस घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो दावे कर रही है कि हमारी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, इंटेलिजेंस सतर्क है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ असफलता दिख रही है, कुछ सही इनपुट नहीं आ पाया उधर से? बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, यहाँ पर सरकार की असफलता, भले ही विपक्ष इस चीज को उठा रहा हो, इस मुद्दे को उठा रहा हो, इस विषय को उठा रहा हो, लेकिन सरकार ने 2 घंटे के अंदर में इसके ऊपर में काबू पाया। अब कहेंगे जो कि पत्थर वगैरह ये कहाँ से आए, ठेले वाले कहाँ से आए, ठेले पर पत्थर कैसे लाया गया, वहां पर अगर देखेंगे, हालांकि ये सब बहुत कुछ अभी जांच का विषय है, जो कि किस तरह से इस तरह का ये सुनियोजित तरीके से यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री तक का होने का जिस तरह से ये था, और वहां पर किस तरह से साजिशों के तहत आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आज 5 साल के अंदर में कहीं पे भी दंगा या फसाद का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है।
इसमें बिल्कुल जो दंगाई प्रेमी थे, जिसको पहले राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, वो उन लोगों की जो छटपटाहट है वो बिल्कुल अभी नजर आ रही है, और नजर इससे पहले भी आई है और आगे भी, मतलब बिल्कुल जिस तरह से आज या कल की ये जो घटना है निश्चित तौर पर वहां पर नजर आई है। वहां पर साजिशों का जिस तरह से ताना बाना अभी भी चल रहा होगा, लेकिन जिस तरह से इंटेलिजेंसी या कहेंगे जो पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था वहां पर इतना चुस्त दुरुस्त है, खास करके उसके बाद अगर ये आप देखेंगे जो कि आज अगर कानपुर की अगर घटना हुई है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में जो एक्शन होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जो कि एक नजीर पेश होगा। हम ये नहीं कहते हैं जो कि वहां पर किस तरह का अभी स्थिति बना था और किस तरह की स्थिति नहीं बनी थी, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा वेट कर लें, इंतजार कर लें। मोडस ऑपरेंडी तो कुछ और ही दिख रहा है आर के मिश्रा जी। आ रहा हूँ सर, उसी के विषय पर आ रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, जो भी मतलब ये मोड ऑफ ऑपरेंडी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह का साजिशों का ताना बाना है, ये बिल्कुल पीएफआई की ओर इशारा कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि इससे पहले उनके जिस तरह से तार जुड़े हैं, चाहे वो आप सीएए एनआरसी को लेकर के ले लें, चाहे दिल्ली दंगा के ऊपर में ले लें, जिस तरह से बनाया गया था, ये सारा ही आप देखेंगे जो कि वहां पर जो तंग गली है, जिस तरह से पुलिस द्वारा वहां पर जो एक स्टेटमेंट आया, जो तंग मतलब दंगाई वहां पर पत्थर फेंक करके, और जब दंगाइयों की ओर पुलिस खदेड़ रही थी तो वो गली में घुस जा रहे थे और ऐसे जगह घुस रहे थे जहां पर बहुत ही ज्यादा तंग गली थी। उन सब विषयों को देखते हुए सब कुछ जो तरीका है वो बिल्कुल पीएफआई की तरफ इशारा कर रहा है। अगर पीएफआई का है इशारा तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे क्योंकि इन सब ये जो संगठन लेकिन बड़ी हैरानी होती है, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि पीएफआई का है, दिल्ली हिंसा में उसका हाथ रहा, उससे पहले बाबरी मस्जिद के मामले पर भी मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम है ना, इस तरह के आरोप लगते रहे पीएफआई के ऊपर। हाथरस कांड में इन लोग का बड़ा हाथ दिखा। इसके बाद एनआरसी को लेकर जिस तरह से बड़े आंदोलन इन लोग की तरफ से छेड़े गए थे, उसे सपोर्ट देने का काम पीएफआई की तरफ से किया गया, जो आरोप लग रहे थे पीएफआई के ऊपर। और अब एक बार फिर से कानपुर हिंसा में इसका नाम आ रहा है, तो अभी तक सरकार पीएफआई के अगेंस्ट में इससे पहले ही सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? और क्यों ऐसा आपको लगता है मिश्रा जी कि अगर पीएफआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आप लोगों की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्यों अचानक से एकदम से वहां पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कानपुर में? देखिए, जैसे यहाँ पर जुलूस की बात हो रही थी, ये 1 तारीख का जो यहाँ पर जो मुख्य साजिश करता है, इसने 3 तारीख का इन्होंने बुलाया था जो प्रोसेशन के लिए। लेकिन प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी। जिस तरह से नमाज के बाद वहां पर इस तरह का दंगा 2000 आदमी इकट्ठा हो गए, ये सारा इशारा बिल्कुल सही है जो कि पीएफआई किया। अब पीएफआई के ऊपर में एक्शन की जहां तक बात हो रही है, हम लोग कह रहे हैं जो कि पीएफआई के ऊपर में एक्शन ऐसे हो जिस तरह से जब सारी हर एक एजेंसी का वहां पर उसके ऊपर में नजर है। नहीं, दिक्कत है ना, देखिए दिक्कत है आप मिश्रा जी, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। दिक्कत ये होती है कि आपने सिमी को बैन किया गया देश के अंदर। सिमी के तौर तरीकों को पीएफआई ने पूरी तरह से है ना उसको आजमाने लगा, तो लोग तो वही हैं, है ना, बस संगठन का नाम बदल जा रहा है। तो फिर कार्रवाई कैसे हो रही है? बड़ा सवाल है कि कार्रवाई फिर किस तरीके से हो रही है? क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार अगर पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो कार्रवाई ऐसे हो कि पीएफआई को अगर बंद भी कर दिया जाए तो फिर पीएफआई जैसे कोई दूसरा संस्थान कम से कम खड़ा ना हो जाए। चलिए, और इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। फजील अहमद जी, स्वागत है आपका। मैं हिंदू धर्म गुरु जो इस वक्त हमारे साथ हैं मंजू भारद्वाज जी के पास में आता हूं। मंजू भारद्वाज जी, एक बात बताइए, कानपुर हिंसा को देखकर आपको क्या लगता है कि सीधे तौर पर यहाँ पर एक वर्ग, मैं सीधे कह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से इस प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है? और क्या लगता है एक हिंदू धर्म गुरु के नाम पर कि वाकई में हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं? देखिए, ये जो घटना घटी है कानपुर में, मैं सबसे पहले सभी से ये कहना है, वैसे तो दुखद घटना है, लेकिन जो हिंदू धर्म होता है, धर्म में कभी भी ये सिर्फ आतंकवादियों के काम होते हैं, उग्रवादियों के काम होते हैं, लेकिन धर्म के कभी काम नहीं होते कि पत्थरबाजी करे। अभी कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अब ये पत्थरबाजी यहाँ कानपुर तक आ गई है, दिल्ली में पत्थरबाजी, ऐसी कई जगह है जो ये पत्थरबाजी का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये धर्म का कोई पत्थरबाजी नहीं है, ये सिर्फ सीधे सीधे चाल है। धर्म, हमारा धर्म तो एक ऐसा है, गुरुओं का धर्म, एक जो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, वो कभी भी पत्थरबाजी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करता, कभी खून खराबा पसंद
पसंद नहीं करता। वो तो एक धर्म ऐसा है जो अपनी गऊ को भी माता बोलते हैं, जो अपने गंगा माँ को माता बोलते हैं। तो धर्म कभी भी पत्थरबाजी को नहीं करेंगे। हमारा सीधा सीधा ये कि आतंकवादी हैं, ये चाल है, ये धर्म को एक दूसरे के साथ भड़काने का प्रयास है। ये हमारे उत्तर प्रदेश जो सरकार के जो इतने काफी सालों से जो इतना आतंक बंद हुआ है, जो उत्तरवादी बंद हुए हैं, उनको भड़काने के, उसकी शांति को भंग करने के लिए सीधे सीधे ये आपको ये नजारा दिखाया जा रहा है। लेकिन ये इतने पत्थर कहां से आए और ये कैसे हुआ, ये सब पीछे न पीछे कोई एक बड़ी साजिश है। ये धर्मों को अपने आपस में, हमारा धर्म कभी भी पत्थरबाजी के ऊपर नहीं जाता। चलिए ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि ये पूरी तरह से हिंदू और इस्लाम धर्म को बांटने के लिए, खाई को बढ़ाने के लिए और समाज में उपद्रव को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। जी बिल्कुल। फजील अहमद जी, एक बात बताएं, पीएफआई का नाम आ रहा है, पहले सिमी इस तरह की घटनाओं में शामिल हुआ करता था, ढेर सारे कनेक्शंस पीएफआई के कई जगहों पर दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आपसे कि क्या वाकई में पीएफआई इस तरह के काम में उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्या वाकई में जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, सुनियोजित तरीके से की गई, आपको भी लगता है ना कि यहाँ पर कुछ भी अचानक नहीं हुआ, पहले से सब कुछ तय कर दिया गया था? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर थे, प्रधानमंत्री थे, सीएम योगी आदित्यनाथ थे, माहौल को ख़राब करो ताकि पूरी दुनिया में, है ना, देश की छवि खराब हो। बताइए सर थोड़ा सा। देखिए गौरी जी, अभी धर्म गुरु कुछ बोल रही थी, दुनिया का कोई धर्म, हम इस्लाम और हिंदू की तो बातें नहीं कर रहे, पूरे दुनिया के जितने धर्म हैं दुनिया भर में, ये मानव को चलाने के लिए धर्म बनते हैं। कोई धर्म खराब नहीं, किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि आप हत्या करो, लूट करो, दंगे करो, पत्थर चलाओ। हमेशा अच्छी अच्छी बातें दुनिया के हर धर्म सिखाते हैं। हाँ। धर्म के मानने वाले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई गलती करें तो इस्लाम को तो नहीं सौंपा जा सकता, या मिश्रा जी कोई गलती करे तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को तो नहीं चला जा सकता है। नहीं, सही बात है। और ये बातें बार बार हिंदू, मुसलमान, इस्लाम, सनातन, ये सब देखिए यही बात फंस जाती है आकर। और कभी भी हम हमेशा आस्था का सम्मान करते हैं और हर किसी को आस्था का सम्मान करना चाहिए। आज इतना बड़ा बवाल हुआ है आस्था के ही चक्कर में हुआ है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये नहीं हुआ, तो ऐसा कर दिया, वैसा, सब चीजें कई दिन से, मैं 2-3 दिन से हम लोग यही चल रहा है। फजील अहमद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आस्था पूरा सुनिए ना, मेरा पूरा सुनेगा तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ। देखिए हम लोग सियासत में भी हैं। जब भीड़ जो होती है ना, भीड़ कोई भी इकट्ठा करता है, और जब भीड़ जब उखड़ जाती है, किसी बात को लेकर बिगड़ जाती है, आयोजकों के नियंत्रण में नहीं होता है। मिश्रा जी भी भाजपा की राजनीति हैं, ये भी आंदोलन किए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी पता होगा और सभी लोगों को पता है कि भीड़ जब इकट्ठा हो जाती है तो नियंत्रण में नहीं रहती, किसी के नियंत्रण में नहीं रहती। और जिस तरह से जिला प्रशासन, आज भाजपा को इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जिला प्रशासन जिस तरह से वीआईपीओं के आवभगत में जुटा था, उसको ये चिंता ही नहीं थी कि हमारे जनपद कानपुर के अंदर क्या समस्या है। 4 दिन से पोस्टर लगाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर बहुत गर्मा गर्मी बहस चल रही थी। तो और सेंसिटिव बता दें आपसे, कानपुर का नई सड़क और वो परमड़ और परेड और यतीम खाना, ये सब एरिया जो है बहुत हाईली पॉपुलेटेड है। मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 1 लाख लोग रहते होंगे वहाँ। और सही कहा मिश्रा जी, तंग गलियां हैं। मेरा तो ननिहाल वही है कानपुर में, मैं पढ़ा हूँ BNSD कॉलेज से, तो मैं तो जानता हूँ उस चीज को। वो हमेशा से सेंसिटिव मतलब फजील अहमद जी, आप ये कह रहे हैं कि सब अचानक ये सब हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई सुनियोजित चाल नहीं है और पुलिस और प्रशासन इसको नियंत्रित करने में फेल रही है। चलिए मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा सर। पूरा हो जाए आधे मिनट में सर, आधे मिनट में। देखिए PFI जो ये लोग पॉपुलर कर रहे हैं, PFI को जानबूझ के लोग हवा दे रहे हैं। PFI क्या है? SDPI कर्नाटक की एक छोटी सी पार्टी है, SDPI, उसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है ये PFI मतलब कुछ नहीं, लेकिन ये लोग बार बार छोटा सा अंग है या फिर पॉपुलर बना रहे हैं। नहीं, जिसका फैलाव देश के 24 राज्यों में, उसको आप छोटा बता रहे हैं फजील अहमद। अरे कुछ नहीं फैलाव है, मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक की SDPI पार्टी है, उसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। PFI को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? PFI कुछ है ही नहीं है, ये लोग जानबूझ के उसको पॉपुलर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? का रोल क्या है?
पॉपुलर क्यों कर रहे हैं इसको? पीएफआई का नाम तब सुना, मैं भी नहीं जानता पीएफआई के बारे में। हाँ, हाँ। पीएफआई का मैं तब सुना जब कोरोना के अंदर लाश कोई नहीं उठा रहा था, कोरोना के मृत व्यक्तियों की जब लाश कोई नहीं उठा रहा था, तब मैंने गवर्नमेंट के उस पर अनाउंस सुना था कि पीएफआई को कहा गया है कि आप लाश को जो है डिस्पोज ऑफ कीजिए। मैंने कहा पीएफआई तो बहुत खराब संगठन है, ये सरकार पता नहीं इसको क्या जिम्मेदारी दे रही है। मैं पीएफआई के बारे में तो बहुत कुछ नेगेटिव ही पढ़ता सुनता हूँ। पता नहीं आपको कहाँ से जानकारी मिली। चलिए मैं आता हूँ और लोगों से बात करना। 1 मिनट फजील अहमद जी, 1 मिनट। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्ति निधि जी के पास में आ रहा हूँ। कीर्ति जी, एक बात बताइए, अब तो आपके पास मौका है ना? सरकार कह रही थी कि कानून का राज चल रहा है, राम राज आने वाला है। कानपुर हिंसा को देख करके तो लगा ही नहीं कि कानून का राज चल रहा है, राम राज भी कुछ आएगा। समाजवादी पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? हिंदू मुसलमान करने का मौका भी है यहाँ पर। गौरी शंकर जी, हिंदू मुसलमान का मौका नहीं है, और इस तरीके के वाद विवाद किसी भी दशा में उचित नहीं है। हाँ। लेकिन जो अभी आप रिपोर्ट में कह रहे थे कि पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, अगर पुलिस एहतियात बरती होती तो शायद सख्ती करने की जरूरत न पड़ती। पुलिस को पता था, पुलिस ने आयोजकों से बात भी किया था, आयोजक बंद का आह्वान किए थे, और लगातार नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद, जो नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, उससे नाराजगी को लेकर के जो लगातार पोस्टर लग रहे थे, फेसबुक ट्विटर पे वार चल रहे थे, और प्रशासन के नॉलेज में था। मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरीके के दंगे, इस तरीके के झगड़े किसी भी दशा में उचित नहीं है। लेकिन पुलिस ने एहतियात नहीं बरता, हमारी इंटेलिजेंस ने एहतियात नहीं बरता, हमारी जो एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट करती हैं पुलिस प्रशासन को, वो सक्सेस नहीं हो पाई कानपुर के अंदर, जिसका परिणाम है इतनी बड़ी घटना का। तो क्या पूरी इसको मैं कह सकता हूँ कि ये घटनाएं जो दिख रही हैं, ठेले पे पत्थर आना, लोगों का इकट्ठा होना, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सुनियोजित तरीके से नहीं हो रहा था। सही बात भीड़ को बुलाया नहीं गया था, बुलाया गया था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं प्रशासन का फेल्योर है, सरकार। मैं मानता हूं, मैं कीर्ति निधि पांडे से मैं सहमत हूं। मैं सवाल पूछा भी था मिश्रा जी से कि देखिए, आप कुछ भी कहें कि कानून व्यवस्था, कानून का राज है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर भी है यहाँ पर। मानिए, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल खिलाफ पहले एक्शन होना चाहिए, एक सवाल के खिलाफ कार्रवाई लेना। एक सवाल मैं यहाँ जरूर और पूछना चाहूंगा, थोड़ी देर के बाद आर.के. मिश्रा जी के पास। उससे पहले मनोज तिवारी जी के पास में आ जाता हूँ। मनोज तिवारी जी, एक बात बताइए, ठीक है, विपक्ष होता है, चाहे उसके पास 1 सीट हो या फिर 50 सीट हो, इसके बावजूद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में हिंसा को लेकर के कांग्रेस पार्टी का स्टैंड किस तरह का दिखता है? इस हिंसा के पीछे क्या वाकई में एक सुनियोजित चाल के तहत इसको अंजाम दिया गया, और जिसे लेकर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई? सरकार का जो दावा है कि कानून का राज चल रहा है, यहाँ पर दिख गया, पूरी तरह से खोखला साबित होता दिख रहा है वो दावे। बताइए मनोज तिवारी जी। शंकर जी, दरअसल जिस चीजों पर चर्चा हो रही है, चर्चा लगातार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद अब ये लोगों को आदत सी बन चुकी है। टेलीविजन खोलिए और उस टेलीविजन पर हिंदू मुस्लिम डिबेट देखते रहिए। दूसरी बात है कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं, मिश्रा जी को तकलीफ लगेगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनको भी एक आपस में प्रतियोगिता हो गई है कि कितना गंदे तरीके से धार्मिक मुद्दों पर लोगों को लड़वाया जाए, ताकि हम एक अच्छे प्रखर प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाए। नहीं, एक काम तो आप लोग भी करते हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि आर.के. मिश्रा जी के ऊपर से आरोप लगा होगा। गौरी शंकर जी, आपने कांग्रेस से सवाल किया है। कांग्रेस इतने कुसंस्कारिक राजनीति में नहीं पड़ती है जी। आखिर 52 वर्षों तक इस देश के लोगों ने कांग्रेस को स्वीकार क्यों किया? और एक समय आएगा गौरी शंकर, क्योंकि नया इतिहास नहीं पढ़ा भाई साहब। नहीं, मैं आरोप तो ही लग रहा है, आरोप तो ही लग रहा है कि नया इतिहास पढ़ा नहीं गया, इसलिए स्वीकार होते रहे आप लोग। मैं बता रहा हूँ गौरी शंकर जी, अब नए इतिहास में गौरी शंकर जी बताया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान ने, पता नहीं अब कौन सच है, वो तो अलग बात है, गौरी शंकर, लेकिन अब जनता जो एक्सेप्ट कर रही है वही सच है। आप लोग करते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को टेलीविजन चैनल पर बुलाते हैं और 1 सेकंड में उनकी बात को खत्म करके। बोलिए ना बात मनोज तिवारी जी, बोलिए, मैं तो मौका दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही बात कर रहे हैं आप, बोलिए। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि दरअसल क्या है
राजनीति ने अपना आचरण बदल दिया है और भारत के लोग जो है बहुत ही सहिष्णु तरीके के लोग होते हैं। ये ज्यादा दिन तक इन लोगों को ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बारंबार मैं कहता हूँ इस बार जब ये जाएंगे ना तो पीढ़ियों आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कभी भाजपा भी हुआ करती थी। ये हम लोग को पता है। मिश्रा जी तब ऐसा हो पाएगा? मैं बता रहा हूँ अब भाई साहब मिश्रा देखिए जी इसके कांग्रेस में आ लिए जाएंगे, रायबरेली चिंता से मत बाहर कीजिए। निकलना पड़ेगा भाई साहब आपको। नहीं मैं निकल ही नहीं पा रहे हैं मिश्रा आप। जी कांग्रेस में आ जाएंगे भाई, आप परेशान मत होइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है बहुत दिल से आप बहुत दुखी हो गए हैं मनोज तिवारी जी। नहीं मैं समझ रहा हूँ बात को। चलिए आर के मिश्रा जी से आपसे रिलेटेड एक हम सवाल पूछ लेते हैं। इस देश की परिस्थितियों से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि कानपुर का जो ये मसला है, इस मसला को इस मसले पर नुपुर शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस दल के लोगों ने अभी तक नुपुर शर्मा से ये नहीं पूछा कि आपको क्या यान पड़ा था, आप कौन होती है पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरीके की चर्चा करने वाली। कभी आप लोग मनोज तिवारी जी कभी आप लोग के मुंह से ये नहीं सुनते, मनोज तिवारी कभी सुनिए तो कभी आप लोगों के मुंह से ये नहीं सुनते हिंदू देवी देवताओं का इतना मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनके खिलाफ भी बोल दीजिए कुछ। गौरी शंकर जी पैगंबर मोहम्मद पर इतना कंसर्न हो रहे हैं आप। अब हम अपने वो फजील अहमद जी को होने दीजिए ना, मैं तो उनकी हर बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन पता नहीं है जब भी आते हैं सत्ता में ये तुरंत हिंदू इनके खतरे में आ जाते हैं। पता नहीं सर, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि हिंदू अभी खतरे में है या हिंदू ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है या इस्लाम ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। ये तो आपको आप भी नहीं बता सकते। मुझे लगता है इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं थोड़ी देर। आर के मिश्रा जी के पास में आना चाहूंगा। आर के मिश्रा जी एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश बड़ा शांत दिख रहा था, कानून का राज, जो तमाम दावे किए जा रहे थे सब कुछ दिखने लगा था जमीन पर। ऐसा तो नहीं कि अब बुलडोजर चलाए हुए बहुत दिन हो गया, इसलिए पुलिस भी सो रही थी कि अच्छा होने दो जरा, बुलडोजर निकालेंगे फ्रेश फिर चलाएंगे सबके ऊपर, है ना, जुर्माना ठोकेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, एक हवाबाजी बनेगी, है ना, भौकाल पूरी तरह से टाइट हुआ कि देखो क्या सरकार चल रही है। बताइए सर जरा आर के मिश्रा जी, कुछ ऐसा तो नहीं है? क्योंकि देखिए मानिए इस बात को, वहां पर सीएम महोदय थे, पीएम महोदय थे, राष्ट्रपति महोदय थे, कानपुर की सुरक्षा तो जबरदस्त होनी चाहिए थी। एक चिड़िया भी वहां पर, है ना, अब इधर से उधर नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना बड़ा वहां पर माहौल, हिंसात्मक माहौल बनता दिखा, तो फेलियर तो है ना सर। तो फिर क्या माने, बताइए सर। एक चीज तो बिल्कुल समझने की हम सबको जरूरत है, जहाँ पर जो मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही थी वहां पर से ही प्रोसेशन चालू हुआ। और जहाँ तक बात है जो कि पुलिस प्रशासन की, कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, 2 घंटे के अंदर में आपने देखा होगा जो कि वहां पर ये जरूर हुआ 10-12 पुलिस वाले घायल भी हुए, लेकिन 2 घंटे के अंदर में इसके ऊपर में काबू पा लिया गया। कोई और ज्यादा कैजुअलिटी नहीं। पहली 2 घंटे तक फोर्स नहीं पहुंची वहाँ। नहीं आप देखिए ना, 2 घंटे के बाद लेकिन काबू में स्थिति थी, ये बात सही बोल रहे हैं वो। 2 घंटा तक तो वहाँ फोर्स नहीं कंटिन्यू कीजिए पहुंची। बात को सर, कंटिन्यू कीजिए। बता रहा हूँ। अब देखिए क्या है वहां पर कि आज मैं कह रहा हूँ जो कि पत्थर कहाँ से पहले, ये चीज जो क्या होता है, आज हम या आप कोई भी हो, 10 ईंट हम कहीं पे भी ऐसा करते हैं जो कि छत पर रखे रहते हैं, ये सोच करके नहीं जो कि हम पता नहीं इसकी क्या जरूरत पड़ जाएगी, ये सोच करके, खास करके अगर मैं यहाँ पर फाजिल जी की अगर बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो वो कहते थे जो कि मतलब नहीं मिश्रा जी को अच्छा नहीं लगेगा ऐसी बात इन्होंने कही, लेकिन मैं कह रहा हूँ बात किसी की भी हो, हिंदू का हो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, मैं कह रहा हूँ ये एक साजिश कहें या जो भी कहें, ये पहले से ही प्लान होता है कि इनको 10 ईंट रखने हैं, 10 पत्थर रखने हैं, पता नहीं किसकी क्या जरूरत पड़ जाएगी। जो डेंसिटी है वहां पे, जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो भी एक फैक्टर था वहां पर। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर, मैं तो कह रहा हूँ 2 घंटे, वो आधे घंटे पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो घनत्व है पॉपुलेशन का वो यहाँ पर इतना है, जो कि कह रहे थे 1 किलोमीटर के अंदर में 1 लाख लोग रहते हैं, वो चीज जो है तंग गलियां जिस तरह से थी, वो चीज जो है तो जो वहां पर दंगाई थे वो छुप जा रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ मतलब मिश्रा जी मैं अगर एक और सवाल पूछ लूं, बहुत 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। क्या इस मसले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने की जरूरत है या कानून व्यवस्था के नजरिए से देखने की जरूरत है? देखिए मैं कह रहा हूँ कानून व्यवस्था को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना प्रशासन चुस्त था। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, हिंदू मुसलमान बस उतने पढ़ के आते हैं।
और उसके बाद जनता ऐसे पार्टी के प्रवक्ता भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान बस इससे ज्यादा कुछ पढ़े ही नहीं। नहीं आप सुनिए 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 जो नहीं कानून ये बात व्यवस्था का सवाल होगा वो भी नहीं, कहेंगे राइट। हिंदू मुसलमान है। इस चीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर में गंभीर विषय है और हल्के इस में तो गंभीरता आपको को देखनी प्रशासन ने पड़ेगी। दिया। इस मैंने बात आपको देखिए प्रशासन ठीक ने है सर, कार्रवाई गंभीर किया। गंभीर नहीं, गंभीरता को विषय देखनी गंभीर है, पड़ेगी। मैं मानता हूँ। आंदोलन गंभीर की विषय है। होती रही। कानपुर में जो दिखा एक मिनट सर, आपने एक मिनट पुलिस सर, ने कानपुर में किया। जो दिखा वो वाकई में जो दावे हैं कि कानून का राज है, हम राम राज स्थापित करने वाले, उसके लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन अगर इस मसले को कानून व्यवस्था के हिसाब से ना देखें तब तो वाकई में बहुत ही गंभीर मसला है। क्या है गंभीर मसला, हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस तरह की साजिश देश के अंदर चल रही है, बने रहें तमाम मेहमान हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं। कानपुर हिंसा साजिश ही लग रही है, सरकार पूरी तरह से प्रहार कर रही है। योगी सरकार में ऐसी साजिश पर एक के बाद एक कई खुलासे होंगे, लेकिन एक बात तय है कि पीएफआई का कनेक्शन भी इसमें दिख रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि पीएफआई को पॉपुलर करने की कोशिश हो रही है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, जबकि कानून व्यवस्था का ये पूरा मसला है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए एक बार फिर से मैं हिंदू धर्म गुरु मंजू भारद्वाज जी के पास में आना चाहता हूँ। मंजू भारद्वाज जी, एक बात बताइए, आपको मैं यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर ये पूरा मामला कानून व्यवस्था का है तो फजील अहमद और मंजू भारद्वाज जी को मैं क्यों बुलाऊंगा, है ना? ज़रूरत ही नहीं है। आप कानपुर हिंसा में आप क्या कुछ एंगल देख रही हैं? कुछ आपका एंगल है कि यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर के या फिर हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को दूर करके देश के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है? आप लोग क्या मुखर हैं, इस चीज़ों को समझ रहे हैं? तो बताइए। बिल्कुल, एक तो हम अपने भाई तिवारी जी को ये कहना चाहते हैं, हिंदू खतरे में कभी नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, हिंदू कभी खतरे में नहीं होगा। और रही प्रशासन की बात, अब हम सभी को सुन रहे थे, प्रशासन कमजोर नहीं है, प्रशासन ने 24 घंटे में उसको रिजल्ट दे दिया है और प्रशासन की वजह से ही ये दंगा शांत हुआ है। और ये जो दंगा हुआ है ये किस धर्म का हुआ है? देखिए, धर्म कभी दंगे नहीं करता। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि ये साजिश है, आतंकवादियों का ये कार्य है, ये आतंकवादियों ने का रूपरेखा दी गई है। और जब हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनको हमारे देवी देवताओं को आस्था को चोट पहुंचाई जाती है, उसके विषय में भी कभी आप बोला करो कि धर्मगुरुओं के जो धर्मगुरुओं पे अत्याचार होता है, हमारे मंदिर को तोड़ दिया जाता है, अभी हमारे शिवलिंग पर इतना हंसी का एक मजाक पात्र बनाया है, तो क्या ये हिंदू बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या नुपुर शर्मा ने बाकायदा जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की, क्या उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? उनको बताइए। देखिए, फर्क की बात नहीं है, हम आस्था को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, हम किसी भी धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो हमारे धर्म की आस्था को चोट पहुंचाएंगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे देवी देवताओं को मजाक उड़ाना ये कोई तर्क नहीं बनता। सही है या गलत है ये मुझे बताइए। आप धर्मगुरु हैं जी, मैं क्षमा से आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने बोला कि धर्मगुरु का काम होता है सामाजिक सौहार्द और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना। आप ये बताइए, नुपुर शर्मा के बयान को एक धर्मगुरु होने के नाते आप किस रूप में देखती है? देखिए, उसका बयान जो आप कह रहे हैं, हमने आपका जवाब दिया है कि आप कहते हैं हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता। नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि जब भी भाजपा की सरकार आती है अचानक हिंदू तो खतरे में हो जाता है। देखिए, हिंदू और भाजपा को तो आपने जोड़ा हुआ है कि हिंदू है तो वो भाजपा, आप भी हिंदू है और आप इस हिंदुस्तान की धरती पे रहते हैं। मैंने बोला जी, मेरे बयान को आप सुनिए, मैंने क्या बोला। मैंने कहा देखिए 50 वर्ष मेरी उम्र हुई और मैं भी जाति का हिंदू और ब्राह्मण हूँ, पूजा रोज करता हूँ, पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए तिवारी जी, सुनिए एक बात बताइए, सलमान जी की किताब पर कुछ क्यों नहीं बोलते आप? फिर सलमान जी ने कितना बड़ा किताब लिखा है हिंदुत्व पे, ISI से उन्होंने उसका तुलना कर दिया, हिंदू को पता नहीं क्या क्या उस किताब में लिखा गया। क्यों कुछ नहीं, आप लोग क्यों कुछ नहीं बोला आपने? नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ ना, मेरे से जवाब सुन लीजिए। अगर आपने व्यक्तिगत रूप से सलमान खुर्शी जी की बात कही है तो मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ। देखिए, ऐसा है, व्यक्तिगत क्या होता है सर? सलमान खुर्शी ने किताब लिखी, पूरी दुनिया ने पढ़ा, व्यक्तिगत कहाँ मेरा इसमें? अब आपने प्रश्न किया, उसका जवाब सुन लीजिए। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखता हो, अगर धार्मिक विवेचनाओं को आधार बना करके वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है तो भारत और भारत के लोगों ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया है।
और हम बारंबार तो कह रहे हैं कांग्रेस क्यों कि स्वीकार करके कांग्रेस- बैठी हुई है अरे सलमान कांग्रेस खुर्शीद को, ये ने- बता आपने दीजिए। कैसे कह दिया कि कांग्रेस ने स्वीकार किया? आपने कभी कहा है क्या? क्यों आपने देखा है क्यों क्या? आर.के. कोई मिश्रा जी कांग्रेस बताइए का सर जरा, बयान आया हो, बताइए लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तिवारी जी, और इनकी पार्टी के अंदर ही एक एक खुराफात बैठे हुए हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं खुलेआम, उस पर तो तिवारी जी कभी कुछ नहीं बोला। बताइए सर जरा मिश्रा जी। नहीं, कौन हिंदू को गाली देता है? जरा मुझे बताइए ना। टेलीविजन चैनल सुन लीजिए बताएंगे सब बताएंगे आपको। आप मुझे बताइए आर.के. मिश्रा जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना। टेलीविजन चैनल पर बैठकर किसी भी धर्म के ऊपर गौरीशंकर जी किसी को गाली देता हो। अब सुन लीजिए मनोज तिवारी जी, सुन लिए आप भी गाली ही दे रहे हो, आप भी गाली ही दे रहे हो एक तरह से, तो सुनिए पूरा, आप पूरी बात सुनिए। आर.के. मिश्रा जी आपको जवाब दे रहे हैं, बोलिए सर मिश्रा जी बोलिए। जितने प्रखर हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले ये लोग कौन होते हैं? मैं कह रहा हूँ जब आप कोई भी चीज, कोई भी विषय जब न्यायालय के अंदर में आए तो को फव्वारा बनाने वाले ये कौन होते हैं? अरे आज हिंदू शर्मा जी आप बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ शर्मा जी ने क्या ऐसा कह दिया तो ये लोग बहुत आहत हो गए। लेकिन जब आपको शिवलिंग को फव्वारा कहा जाता है तो आप आहत नहीं होते। यही पॉलिटिक्स है। अभी किसी ने तय थोड़ी कर दिया है कि वो शिवलिंग है, अभी तो फव्वारा ही कहा जाएगा ना। अभी तक जो फव्वारा था तो फव्वारे कहा जाएगा, अभी उसको डिसाइड थोड़े हो गया। नहीं ये गलत है। फव्वारा, हमारे भगवानों को फव्वारा नहीं बोला जाएगा, ये धर्मों के खिलाफ है। एक मिनट, अभी मामला कोर्ट में है, आप कैसे? एक मिनट फजील अहमद जी, एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। मिश्रा जी की बात पूरी होनी दीजिए, बोलिए सर। जब वो अदालत में है डिसीजन तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, फव्वारा है कि शिवलिंग है, तो फिर आप कैसे उस बात को उठा रहे हैं? तो डिसाइड नहीं हुआ तो आपने इसकी रूपरेखा फव्वारा क्यों दी जब डिसाइड ही नहीं हुआ है? तो कोर्ट के अंदर ये बताइए आप, जब कोर्ट के अंदर डिसाइड नहीं हुआ है तो आपने फव्वारा किस लिए बोला? आप भी तो उस कोर्ट का इंतजार करते हैं कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है। ये धर्म की आस्था को चोट है, ये सरासर धर्म की आस्था को चोट है, सरासर धर्म की आस्था को चोट है, ये हिंदू धर्म पर चोट है। ये हजारों मंदिरों को तोड़ा जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। नहीं ये गलत है। एक मिनट मंजूर, हम तो अदालत उसके अंदर, हम अदालत से भी कह रहे हैं कि फव्वारा है। ऊपर में आप लोग आहत हो गए और वहां पर दंगा करने लगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सामाजिक धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए धर्म पे राजनीति। और धर्म गुरुओं का काम है शांति करना, और हम धर्म के खिलाफ कभी नहीं जाते। लेकिन हम हमारे देवी देवताओं को एक रूप नाम दे दिया जाता है, और जबकि साबित नहीं हुआ है, और उससे पहले आप लोगों ने ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। मनोज तिवारी जी जो सवाल उठा रहे थे, मुझे लग रहा है मिश्रा जी ने जवाब दिया है उसका। बहुत सारी चीजें हमें लग रहा है और भी कहने के लिए होगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि अगर नुपुर शर्मा की तरफ से कुछ बात कही गई तो उस पर आप हमलावर हो गए, और फिर अगर कोई और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोले, कुछ कर दे तो उस पर आप लोग खामोशी रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो सेलेक्टिव अप्रोच है ना धर्म को लेकर के आप लोगों का भी। चलिए मैं आता हूँ कृतिनिधि पांडे जी की। नहीं सर रुकिए एक मिनट, तिवारी जी हो गया, आपकी बात हो गई सर। गलत कितना गलत कौन है, कौन जानता है? जनता के हाथ में छोड़िए। मैंडेट के हिसाब से तो पूरा ही गलत आप दिख रहे हैं मुझे अभी इस वक्त, है ना। समाजवादी पार्टी कम से कम मैंडेट के हिसाब से सही तो है। कृतिनिधि पांडे जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बात बताइए सर, समाजवादी, एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, आप अकेले नहीं भाई साहब। कृतिनिधि पांडे जी एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर है इस बार। सबसे खास भाई साहब बोलने दीजिए, भाई साहब तिवारी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक ही सीट तो मिला है भाई साहब, क्यों इतना परेशान होने? सीट बढ़ाइए ना, वैल्यू बढ़ेगा आपका। कृतिनिधि पांडे जी, देश के हिसाब से भी थोड़ा सा अच्छे सोचना पड़ेगा आपको। कृतिनिधि पांडे जी एक चीज बताइए, भाजपा तो उसका गुणगान करने लगे। आप तिवारी जी रुके ना भाई साहब, रुके ना। आप अलायंस करना चाह रहे थे कृतिनिधि पांडे जी के साथ, वो किए नहीं, इसका मतलब थोड़े उनको बोलने नहीं दीजिएगा, बोलने दीजिए उनको। कृतिनिधि पांडे जी एक बात बताइए सर, आप लोग हैं मजबूत विपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का ये मसला है, मैं मानता हूं कानून व्यवस्था का मसला है, लेकिन गंभीरता आपको भी दिखती है या नहीं दिखती है कानपुर हिंसा को लेकर? क्या लगता है इसके पीछे की गंभीरता क्या है? जरा बताइए सर, ईमानदारी से बताइए। विपक्ष की भूमिका इस मानो ईमानदार होनी चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। बताइए सर। देखिए ये टोटल मसला गौरी शंकर जी, मैंने पहले कहा कि कानून व्यवस्था का मसला है। हाँ, इसको हिंदू मुसलमान
सरकार बनाने का प्रयास करिए। आर.के. मिश्रा साहब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा, मैं तो पहले कह रहा हूँ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और इस तरीके के दंगे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लोगों की लापरवाही हो गई, एहतियात नहीं बरत पाई, इसलिए आज सख्ती बरतना पड़ रहा लोगों को। जिस तरीके की घटनाएं हुई, अगर पहले से पता था कि बंद बुलाया गया है, पहले से पता था कि नुपुर शर्मा जी के बयान से लेकर के लोगों को नाराजगी है, पहले से पता था कि लोग इकट्ठा होंगे, इन सब चीजों के बावजूद और देश के 4 वीआईपी, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर जनपद में हो और इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि मतलब तभी आप मानते हैं कीर्ति निधि पांडे जी कानून व्यवस्था का मसला है, इसके पीछे किस तरह की साजिश नहीं मानते? देखिए साजिश का सवाल यह है गौरीशंकर जी, हाँ। कि हाथरस की घटना में जब दलित बेटी के साथ रेप हुआ, जिसको पुलिस प्रशासन ने जलाया, तमाम आंदोलन हुए, हाँ। और जो लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने खुलेआम पंचायत किया था उस एरिया में, हाँ। और पंचायत में उनको बचाने का प्रयास हो रहा था, तब भी विपक्ष कह रहा था कि लोग रेपिस्ट हैं, लेकिन सरकार के एडीजे लाइन ऑर्डर जो आज है वही उस समय भी उन्होंने कहा था कि रेप नहीं हुआ, प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन सीबीआई ने जांच में वही कहा जो विपक्ष ने कहा। विपक्ष की बात पे मुहर लगी और सारे आरोपी जेल गए, लेकिन सवाल यह है कि कानून व्यवस्था में जो दोषी पुलिस अफसर होंगे उस पर कार्रवाई करने से सरकार पीछे क्यों हट जाती है? इस बात ठीक है, ये सवाल सही है आपका, ये सवाल भी उठाना आपका सही है। मैं आता हूं सर, इस सवाल को मैं पूछूंगा, मिश्रा जी से पूछूंगा। मिश्रा जी से एक सवाल मुझे और पूछना है, फजील अहमद जी से लेकिन बात कर लें। फजील अहमद जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, 1 किलोमीटर में 1-2 लाख लोग वहाँ से कम रहते होंगे, बहुत डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की वहाँ पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसके बावजूद क्या कानपुर में हिंदू मुसलमान का इशू है क्या? मैं आप चूंकि कह रहे हैं ना कि मेरा ननिहाल है वहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ वहाँ का एक सोशल पैटर्न क्या है कानपुर का? क्या इस तरह की घटनाएं वहाँ पर पहले नहीं हुई है, पहली बार हुई है? अगर पहली बार हुई है तो कानून व्यवस्था का ही मसला है, बार बार होता है तो एक सामाजिक मसला है, और अगर पहली बार हुआ है और सुनियोजित तरीके से हुआ है तो बड़ी साजिश दिख रही है। एक्सेप्ट करते हैं आप इसको? पूरे देश में जब भी पूरे देश में कोई घटना होती है, यानी अगर पूरे देश में किसी घटना में, जैसे 1992 में या इस तरह की जब 100 दंगे हुए, उस समय भी कानपुर हमेशा उस एरिया में हमेशा सेंसिटिव है और दंगे होते हैं। अच्छा, ये प्रशासन को पता होगा, सरकार चलाने वाले लोगों को पता रहता है कौन कौन सा एरिया क्या क्या सेंसिटिव है। ये प्रशासन का काम है उसको चिन्हित करके उस पर नजर रखना। सरकार चला रहे हैं आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कार्रवाई होने के बाद सरकार है, किसी घर तोड़ दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन बहादुरी तब है ना जब कार्रवाई, जब आप घटना न होने दें, घटना हो ना, आप सो जाएंगे और चोरी हो जाएगी तो क्या मतलब है? आप जागते रहिएगा ना। प्रशासन और सरकार का काम होता है घटनाओं को रोकना। घटना होने के बाद तो कोई भी सरकार बहादुर है, वो अपना पुलिस भेज के जिसको चाहे मरवाए, पिटवाए, जेल भेजे, इसके लिए क्या बहादुरी है? बहादुरी तो तब है जब घटनाओं को नहीं होने देना है, प्रिकॉशंस लेने हैं कि क्या क्या बात। जब इतने बड़े वीआईपी प्रोग्राम चल रहे थे, वहां पे 2 थाने की फोर्स लगाया, 2 घंटे फोर्स नहीं आई, उस बीच दंगा भड़क गया। अगर पहले से ही वहां पे 1 बटालियन बीएससी लग जाती या रैपिड एक्शन फोर्स लग जाती, क्या कमी है देश में? या कानपुर में कमी है, या अगर बगल लखनऊ में कमी है? कमी किसी चीज जबकि पहले से ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, वो प्लानिंग थी। देखिए, हम निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सही बात है। आर.के. मिश्रा जी एक बात बताइए सर, आते हैं सर, आते हैं फजील अहमद। आर.के. मिश्रा जी एक बात बताइए, क्या कानपुर हिंसा को आप अलग नजरिए से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से साजिश है या अचानक घटी घटना नहीं है? अगर साजिश है तो सरकार इस साजिश का पर्दाफाश कैसे कर रही है, क्या कार्रवाई करेगी, क्या आप लोगों की सोच है, बताइए सर। गौरीशंकर जी, बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। उससे पहले कीर्तिनाथ जी ने अभी एक कहा था, जो कि किसी भी सरकारी महकमे के ऊपर में अगर कोई भ्रष्ट है, किसी ने कोई गलत काम किया है, उसके ऊपर में सरकार बहुत ढुलमुल रवैया अपनाती है। हाँ। आपने या हमने सबने देखा है जो सोनभद्र का डीएम था, भ्रष्टाचार के उसमें और जनता की बात को अनदेखी करने के चक्कर में सस्पेंड हुआ जी। हमने देखा है एसएसपी गाजियाबाद भी सस्पेंड हुए जी। तो देखिए, मतलब ये सब सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए आरोप ये आरोप लगाना ये पार्टी के लोगों के कनेक्ट में थे। मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप ऐसे निराधार आरोप नहीं लगे, इसलिए सस्पेंड हुए।
आप देखिए, अच्छा ऐसा है। कानपुर में आपने नहीं, किसी को नहीं, सस्पेंड किया है क्या अभी तक? नहीं, आप अभी तक देखिए, कानपुर में किसी को सस्पेंड किया है? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पर अब देखिए क्या है, अब देखिए किस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सब उपस्थित हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का, और जब प्रोसेसन का 3 तारीख का था, 3 तारीख का प्रशासन ने अब ये कोई परमिशन नहीं दिया। उसके बावजूद भी नमाज के बाद किस तरह से वहां पर मोड ऑफ अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, जो तरीका है तो जांच बिल्कुल साजिशन। कौन नमाज पढ़ के निकला, कौन पत्थर चलाया, हो सकता है कि कौन पत्थर चलाया, अभी तो जांच होगी ना। अरे फाजिल साहब, आ रहा हूँ, जाके भड़का दिया, आ रहा हूँ, पहले सुनने की कोशिश भी तो करिए। लोग पत्थर चला देते हैं। अरे भाई, कोशिश भी कर, सुनने की भी कोशिश करिए। खाली आप लोग ही बोलेंगे थोड़ी होगा। फिर जवाब कैसे मिलेगा? फिर जवाब कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मानते? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ जवाब फिर कैसे मिलेगा? चलाते हैं, गलती मान लीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ जो कि आप पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनिए। प्रश्न कर लेते हैं, उत्तर नहीं सुनते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है आप लोगों में। मैं कह रहा हूँ जो कि जहाँ तक बात है, जो कि जब प्रोसेसन के लिए परमिशन नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये घटना घटी। निश्चित तौर पर साजिश तो बिल्कुल ना रही। अरे दूसरे मोहल्ले के लोग भी तो आके कर सकते हैं घटना। अरे सुनिए तो सही। आप क्यों नहीं हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए आपका कोई विरोधी दल कर दिया हो, तो आपको तो विरोधी दल नहीं, मैं कह रहा हूँ नमाज, आपका कोई अपोजिशन का लीडर भी तो ये घटना करवा सकता है अपने लोगों को भेज करके। तो आप क्यों नहीं उसको होने दिए? आप क्यों नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ मस्जिद के आगे पत्थरों का जिस तरह से ठेले के ऊपर में रुमाल दिखा करके फिल्म से हमने तो वीडियो देखा है, रुमाल दिखाया गया, उसमें यही दिखाया गया, उसके बाद दंगाई आगे आए। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मिश्रा जी, एक सवाल रह गया सर, एक सवाल रह गया कि क्या सोच क्या है? अगर ये साजिश है तो सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी आगे? देखिए, निश्चित तौर पर अगर साजिश है, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आके ये कह रहे हैं, फाजिल साहब कह रहे हैं जो पीएफआई कोई संगठन ही नहीं है। हाँ। अरे भाई, पीएफआई का जब आप लंबा लिस्ट देखेंगे तो ईस्टर के मौके पर जिस तरह से श्रीलंका के अंदर में 250 आदमी को 400 आदमी को मार दिया गया, ये भी उसमें पीएफआई का था। उसी का आदमी आईएसआई में जाकर के भर्ती होता है। आप छोटा सा संगठन आप सरकार में है ही नहीं कुछ, इसलिए सरकार में आपके पास इतना प्रूफ है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे उसको? निश्चित बैन होगा। क्या बात कर रहे हैं? निश्चित बैन होगा, लेकिन कब होगा? और जब 2-4 शहर जला देगा तब होगा। लेकिन सवाल देखिए मिश्रा जी, सवाल फजील अहमद जी सही पूछ रहे हैं कि अगर पीएफआई के कनेक्शंस इतने दिख रहे हैं, हर जगह पीएफआई है ना, तमाम जगह, चाहे दिल्ली हिंसा की बात हो या फिर हाथरस के मामले पे हो, एनआरसी के आंदोलन को लेकर हो, फिर यहाँ कानपुर हिंसा में उसका नाम आ गया, तो बैन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बात तो सही उठा रहे हैं फजील अहमद जी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, जो कि ठीक है, जो कि वो कह रहे हैं बैन क्यों नहीं बैन होगा, क्या बता रहे हो? इतना बड़ा उसको बैन क्यों नहीं कर रहे आप? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मैं वही कह रहा हूँ बैन होगा, लेकिन ऐसे इतने सबूत उनके खिलाफ इकट्ठा होंगे तब तक 2-4 शहर और जलवा लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं कीर्तिनिधि? न्यायालय के अंदर में भी जो है, चलिए समझ गए सर, मिश्रा जी समझ गए कि सरकार क्या सोच रही है और किस तरीके से कार्रवाई होगी। पीएफआई को भी लेकर आप लोगों का एक जो स्टैंड दिख रहा है, वो स्टैंड फिलहाल मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टैंड है। अगर 10 घटनाओं में उसका कनेक्शन दिखा तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ पीएफआई? ये सवाल है सर मिश्रा जी, सवाल को आप लोग को हर जगह जवाब देना होगा। अगर पीएफआई का डायरेक्ट कनेक्शन है तो फिर पीएफआई की क्या जरूरत है इस देश को? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिर बुलडोजर चला देंगे, फाइन कर देंगे, घर गिरा देंगे, ये तो फिर अलग मसला हो गया ना, ये अलग मसला है। ये तो फिर अलग तरह का कानून व्यवस्था हो गया। कीर्तिनिधि पांडे जी बताइए सर, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, आर.के. मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी 1-2 जिलाधिकारियों का नाम बताए। हाँ। मैं इनको बता दूं कि हाथरस की घटना में जिस तरीके से वहाँ के जिलाधिकारी, हाँ, जिस तरीके से दलित बेटी जिसका रेप हुआ था, जिसकी मौत हो गई, उसके परिवार को किस तरीके से धमकी देते वीडियो वायरल हुए, उस जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। गोरखपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री का शहर है, मनीष गुप्ता नाम के व्यापारी की हत्या हुई और उनकी बेवा मनीष गुप्ता की जब गोरखपुर आई थी अपने पति की लाश लेने, तब एक वीडियो वायरल हुआ था। डीएम और कप्तान दोनों उस पे दबाव बना रहे थे और ये समझाने का प्रयास कर रहे थे मुकदमा लिखाने से कुछ नहीं होगा, समझौता कर लो पुलिस वालों के खिलाफ, मुकदमे से कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज भी दोनों अफसर आज भी गोरखपुर में ही तैनात हैं।
और कानपुर की घटना भी पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन वहां भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। चलिए ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूं। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि घाल-मिल करने की जरूरत नहीं है। घाल-मिल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, अगर आर.के. मिश्रा जी को लग रहा है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि साजिश है, गहरी साजिश है, तो गहरी साजिश में कौन है ढूंढिए उसको। अगर पीएफआई की इसमें गहरी साजिश है तो सोचिए मत ज्यादा, तुरंत बैन कीजिए। ऐसे संगठनों की जरूरत नहीं है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा मसला कानून व्यवस्था का मसला है, इससे कोई भी नहीं भाग सकता। मैं भी इस बात को कह रहा हूं, इस पर कोई नहीं भाग सकता। सरकार को भी इस पर दूसरे नजरिए सोचने की जरूरत नहीं है। धर्मगुरु इस वक्त मंजू भारद्वाज के पास में आना चाह रहा हूं। मंजू भारद्वाज जी, एक बात बताइए, हर घटनाएं, मैं फजील अहमद जी से भी सवाल पूछूंगा, हर घटना में ऐसा क्यों होता है, आज देश में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी बड़ा दुखी हो जाता हूं इस बात को लेकर। घटना कुछ भी हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम का पता नहीं कहां से मिक्सर आ जाता है। सवाल बनता नहीं है, तभी सवाल पूछा जाता है जानबूझ करके। मुझे ये समझ में बात नहीं आती। देखिए, ये एक सोच बन चुकी है। हम धर्मगुरु होने के नाते यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जो ये हुआ है ना, ये बहुत ही गलत हुआ है और इतना ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कोई धर्म का काम नहीं, आतंकवादी है और आतंकवादियों का काम है। अगर हमारी सरकार इस पर, हम अपनी सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर एक इंसान बार बार कसूरवार ठहराया जा रहा है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी उनको रोका जाए, उनके लिए उनके फैसला किया जाए। लेकिन आतंकवाद, उग्रवाद, उपद्रवी, ये सब थोड़ा अंतर है ना मंजू भारद्वाज जी। अब आतंकवाद से सीधे कानपुर हिंसा को जोड़ा जाना अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं रहेगा बोलना। पुलिस वैसे इस पर पूरा कर रही है, क्या कनेक्शन है, आतंकी साजिश है या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है। कीर्तिनिधि पांडे भी मान रहे हैं, मिश्रा जी भी कह रहे हैं, फजील अहमद भी एक हद तक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे आतंकी साजिश के तौर पर देखा जाए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, हर जगह चाहे कोई भी घटना घटे देश में, कोई भी घटना घटे, उसमें हिंदू धर्मगुरु एकदम से उठ खड़े होते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु एकदम से उठ खड़े होते हैं, उनकी ज्ञानवाणी चलती रहती है। क्या जरूरत है? जहाँ कानून व्यवस्था का मसला है वहां पर आप लोग का क्या काम है वहां पर? देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम करती है। देखिए, कानून व्यवस्था हमेशा अक्सर 24 घंटे में उन्होंने अपना इंजाम दिया है और वो देगी, और सरकार ने भी बहुत अच्छा काम कर रही है और करेगी। रही हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्मों की बात, ये एक मानसिक स्थिति बन चुकी है। अगर कहीं भी कोई कार्य होता है, गलत है ना, ये कोई भी कार्य होता है तो इसमें सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को जोड़ दिया जाता है। मैं इस मानसिक स्थिति को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी के पास में आ रहा हूँ। क्यों ऐसा लगता है, आरोप लगता है फजील अहमद जी, कोई भी घटना घटे हिंदू मुसलमान कर दो, मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु आते हैं, तो ऐसा लगता है, लोग आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए मेरे ऊपर मत आ जाना, ऐसा लगता है कि आप लोग कितना भी गलत कर रहा हो मुसलमान, उसको बचाने की कोशिश करना है। ऐसा है क्या सर? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि कोई मुसलमान गलत कर देगा और मुस्लिम स्कॉलर उसका बचाव करेगा, या कोई हिंदू गलत कर देगा तो हिंदू धर्मगुरु उसका बचाव करेगा। जो गलत है वो गलत है। राजनीति जो देश की हो गई है ना, हॉर्स राइडिंग समझते हैं ना, हॉर्स राइडिंग आती है सर, जब होती है, आती है खूब, आती है ना, तो घुड़दौड़ जब शुरू होती है तो सब कोई अपना अपना घोड़ा दौड़ाने लगता है, क्योंकि घोड़ा राजनीति से जुड़ा मामला है। ये लोग सोचते हैं कि अगर दंगा हो गया तो कौन सी, अब देखिए वहां पे बॉम्बे के अंदर साधु की हत्या हुई थी, 2 घंटा तक यही चला कि साधु की हत्या उन्हें मुसलमान ने मार दिया, बाद में पता चला कि नहीं भाई हिंदुओं ने मारा है उसको। 2 घंटे तक यही चला कि मुसलमान ने मार दिया, और लोग इतने खुश होकर के। तो सर आप लोग जो है, आप लोग सिर्फ टीवी बैठ करके क्यों ऐसा बात करते हो? थोड़ा सामाजिक सुधार में मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदुओं को समझाओ, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर हो तो लोगों को समझाओगे ना कि भैया चीजों को सेंसिटिव होकर सोचने की जरूरत है। मेरा कोई डिबेट निकाल के देख लीजिए, मैं बिल्कुल कभी मैं तो आज भी पक्ष नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमानों ने गलती किया वहां पे। अगर वो नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं हो रही तो आपको पत्थर नहीं चलाना, आप धरना प्रदर्शन कर सकते थे, भूख हड़ताल पे बैठ सकते थे, आप मैदान में इकट्ठा होकर के अपना भाषण भूषण कर सकते थे, जो तहसील का घेराव कर सकते थे, जिला मुख्यालय घेर सकते थे। अच्छा, बाजार बंद करने का तो कोई भी तरीका नियम नहीं है। बाजार बंद क्यों करना भाई? आप तहसील बंद करा दो, जिला मुख्यालय घेर लो। मैं सहमत हूं फजील अहमद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे लगता है आर.के. मिश्रा जी भी सहमत होंगे आपकी बात से। अच्छा, मैं एक सवाल मैं आर.के. मिश्रा जी से पूछ रहा हूं। अच्छा, बढ़िया बात की आपने फजील अहमद जी, मुझे पसंद आई आपकी बात। आर.के. मिश्रा जी, एक बात बताइए सर, कार्रवाई जो होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अब आदत पड़ गई है। मिश्रा जी मेरी बात समझिएगा ध्यान से,
उत्तर प्रदेश की जनता को अब आदत पड़ गई है कि कानून व्यवस्था का मसला ठीक है तो ठीक रहना चाहिए। इस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में जाएगा कि योगी सरकार भी कानून व्यवस्था के मसले पर फेल हो रही है। नहीं देखिए गौरीशंकर जी, ये जनता का विश्वास ही है, जो कि वहां पर ये नहीं है जो केवल सरकार ने ही काम किया है। 1 मिनट है सर, बस 1 मिनट। हाँ, बस जनता ने भी जो है सहयोग किया है, और निश्चित तौर पर यही सुधार का जो है तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये 5 साल के अंदर में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, और 1-2 छुटपुट घटना जो दुर्भाग्यवश हुआ है उसको अगर छोड़ दें तो कानून व्यवस्था बेहतर ही रही है। और ये विश्वास अभी भी मैं उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। लेकिन कानपुर हिंसा डरा रहा है सर ना, डरा रहा है। छिटपुर घटना नहीं कही जाएगी, डराने लगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कानपुर हिंसा डरा जरूर रहा है, लेकिन इसके ऊपर में जो कार्रवाई होगी फिर देखेंगे। इस तरह के उदाहरण हमें सामने नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है सर, आप सभी यहाँ पर आए, समय दिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। हमारी कोशिश हुई कि कुछ अच्छी बातें आप लोगों के जरिए निकल कर सामने आए। हमारी ये भी कोशिश होती है कि सामाजिक सौहार्दता में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। हमारे तरफ से, आपकी तरफ से कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जो लगता है कि बड़ा अजीब तरह की बात है, लेकिन अजीब तरह की बात होती नहीं है। वो समाज की सच्चाई है, समझना काफ़ी ज़रूरी है उसको। सभी आप लोग आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।